हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया के बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डाउटनेट पर। मैं हूं योगेश चंद्र शुक्ला और शाम के बज चुके हैं 6 और ये वक्त है बायोलॉजी लाइव का। और स्वागत है आपका योगेश शुक्ला बायोलॉजी चैनल पे, आपका अपना चैनल। प्लीज इसे अगर आप वीडियो पसंद आए तो अंत तक जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि एक गजब का एक्सपीरियंस आज की इस क्लास में आपको मिलने वाला है। तो सबसे बेहतर क्लास होगी आज की। और आज हम आपको पढ़ाएंगे विकास के एक जबरदस्त टॉपिक को, जिसमें हम आपको बताएंगे कि यार जब डार्विन साहब, जब लैमार्क साहब, इन सब की कहानियां जब चरम पे थी, तब एक कुछ और वैज्ञानिक थे जो कुछ कहानियों में ट्विस्ट ला रहे थे और कुछ नई बातें बता रहे थे। उन नई बातों को आज हमें पढ़ना है। इसके बाद हमारे पास 2-3 टॉपिक और बचेंगे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और नेक्स्ट सेशन पे फिर मैं आपको बताऊंगा कि यार जीवन का जो ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन, मतलब संक्षिप्त विवरण क्या है, जीरो से लेकर आज तक हम जो हैं इस दुनिया में, इसका पूरा कॉमन मेन पॉइंट आपको अब हम डिस्कशन करने वाले होंगे नेक्स्ट सेशन पे। फिर मानव के विकास के बारे में, सरीसृप के विकास के बारे में ये हम बताएंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज पढ़ेंगे तो कल समझ में आएगा। आज मैं आपको कोई 2 चीजें बताऊंगा। पहली चीज कि प्रकृति में जो बदलाव हो रहे हैं उसके लिए हार्डी विनबर्ग साहब का क्या कहना था, ये पहली बात। और दूसरी बात एक बड़ी गजब की आएगी, वो है प्राकृतिक चयन के नाम पे, कि प्राकृतिक चयन क्या प्रक्रिया है। इन 2 बिंदुओं पे आज हम डिस्कशन करेंगे। सो कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, लिखना शुरू करिए मेरे साथ में, और ये आपको बहुत गजब का एक्सपीरियंस देने वाला है। तो गजब की बात है जनाब, और गजब के साथ ही होनी चाहिए। ये है हमारे हार्डी साहब। हार्डी वो एक हमारे गड सिंगर भी है ना, हार्डी संधू साहब, वो नहीं है ये हार्डी साहब है, अलग साइंटिस्ट थे। सो हार्डी, और उनमें से एक मतलब साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विनबर्ग। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, हार्डी विनबर्ग का सिद्धांत क्या बताया इन्होंने भाई साहब? इन्होंने बताया विकास की एक नई बात बता दी कि यार ये जो विकास हो रहा है ना, ये सब क्यों हो रहा है आपको पता है? ये सब हो रहा है जीन्स के कारण। ठीक है, मान लिए हम बात को कि जीन्स के कारण हो रहा है। तो बोलो कैसे हो रहा है जीन्स के कारण? तो जीन्स के बदलाव की कुछ खास प्रक्रियाएं हैं, और इनका कहना था कि बदलाव जो विकास है वो किसी खास पैटर्न को ही फॉलो करता है, ऐसे एवं ही कुछ भी विकास नहीं हो जाता। बोले कैसे? तो इन्होंने कहा कि भैया हमारे पास एक जीन पूल है, मान लो ये हमारा क्रोमोसोम है, जस्ट एग्जांपल के लिए हमारे पास एक क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम में नंबर भैया एक ये है कैपिटल ए वाला जीन, और ये है स्मॉल बी कैपिटल बी वाला जीन, ठीक है। और दूसरे पे यहां पर सी वाला है, ठीक है भाई। दूसरे वाले क्रोमोसोम में हो सकता है उसका दूसरा रूप हो, स्मॉल ए हो, स्मॉल बी हो और स्मॉल सी हो। इन्होंने कहा कि एक बात बताओ, जब मेरे पास जीन ही सिर्फ इतना ही है, तो चाहे मैं इसको ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे कर दूं, कुछ भी कर दूं, लेकिन जीन तो उतने ही रहेंगे ना। तो असल में इनका यह कहना था कि जीन की जो आवृत्तियां हैं, जीन के साथ आने की जो प्रवृत्तियां हैं, वो हमेशा एक जैसी साम्यावस्था में बनी रहती है, जिसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम 1 स्टेज पे होता है। जैसे मान लो कैपिटल ए और स्मॉल ए के आने की प्रवृत्तियां, कैपिटल ए और स्मॉल ए के अलावा अगर मेरे पास आंख बनाने के 2 जीन हैं, या तो कैपिटल ए या तो स्मॉल ए, तो या तो कैपिटल ए आएगा, या तो कैपिटल ए स्मॉल ए आएगा, और या तो स्मॉल ए आएगा। कुछ और आ सकता है क्या? ईमानदारी से सोचो, नहीं आ सकता। तो इन्होंने कहा भैया जीन फिक्स है जीन पूल में। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वो एक जीन पूल है, जीन का पूरा समंदर है, और उस समंदर में जीन की संख्या लिमिटेड है, और जब जीन की संख्या लिमिटेड है तो उनके साथ आने की प्रवृत्तियां भी लिमिटेड हैं। तो क्या कहा उन्होंने? तो उन्होंने कहा कि मान लो कोई एक लक्षण है, कोई भी पॉइंट मान लेते हैं, कोई एक लक्षण है, जस्ट लाइक हो गया भैंस की आंख, ठीक है। आंख एक लक्षण है, हम एक आंख के बारे में बात कर रहे हैं। अब आंख
ऐश्वर्या राय की तरह नीली होनी चाहिए कि हमारी तरह ऐसी काली काली किसी भी तरह हो जानी चाहिए? क्या लगता है भैया? ऐश्वर्या राय की आंख, ऐश्वर्या राय की आंख तो दो तरीके से हो सकती है। तो इस लक्षण को बनाने के लिए एक हमारे पास जीन है जिसको हमने नाम रख दिया प्रभावी जीन, मान लो जस्ट लाइक कैपिटल ए। और दूसरा जीन हो सकता है जिसे हम कहते हैं अप्रभावी जीन, और अप्रभावी जीन मान लेते हैं जस्ट लाइक स्मॉल ए। ठीक है, ये दो जीन है। इन्होंने कहा कि जब मैं कैपिटल ए को मान लेता हूं कि कैपिटल इज इक्वल्स टू पी, मैं कैपिटल ए को एक नई संदर्भ, एक संज्ञा देता हूं कि पी है, और स्मॉल ए को मैं नई संज्ञा देता हूं कि वो क्यू है, तो मैं प्रभावी जीन को पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, अप्रभावी जीन को क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। नीट में बहुत सवाल आए हैं, बहुत ध्यान सुनना, बोर्ड में भी बहुत प्रश्न आते हैं इस टॉपिक से। तो ऐसे ही लिखना है एग्जाम में और ऐसे ही बताना है पेपर में कि हम ऐसा बना रखे हैं। तो इन्होंने कहा कि P प्लस क्यू यानी प्रभावी और अप्रभावी के साथ आने की प्रवृत्ति प्रथम पीढ़ी में हमेशा एक है, मतलब हमेशा साम्यावस्था में है। एक का मतलब क्या होता है? ऑलवेज इक्वल्स टू वन, कुछ भी कह लो, साम्यावस्था में कुछ बदलाव इधर उधर नहीं होगा। तो ये बताना कि ये इन्होंने कहा जीन पूल में। अब आप ये कहोगे व्हाट इज जीन पूल? जीन पूल क्या होता है? तो किसी एक क्षेत्र में जितने भी जीन्स पाए जाए, क्षेत्र कहने का मतलब मान लो एक शरीर है, उस शरीर में जितना भी जीन है उसको जीन पूल कह सकते हैं। उस जीन पूल में जीन के साथ आने की प्रवृत्ति, जीन के साथ आने की प्रवृत्ति, आने की आवृत्ति जिसे हम कहते हैं, आवृत्ति हमेशा साम्यावस्था में बनी रहती है। हमेशा कौन सी अवस्था में होती है मेरे बच्चे? साम्यावस्था में होती है। ये स्टेज हमेशा साम्यावस्था में रहेगा, साम्यावस्था में होती है। अब ये गजब बात बोल दी यार, कुछ प्रूफ है जो तुम बता रहे हो कि कुछ भी हवा में चल रहा है? तुम्हें लग रहा होगा मैथ, बायोलॉजी में मैथ डाल दिए, क्या बता रहे हैं? लेकिन हार्डी विनवर साहब ने ये साहस किया था, तो आपको भी साहस करना है, भूलना नहीं है। बोले ठीक है चलो मान लेते हैं। अब सेकेंड पीढ़ी में देखो, अगर मैं सेकेंड जनरेशन में देखूं तो मैं ये क्या कर देता हूं कि P प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, P प्लस क्यू, जो P का स्क्वायर कर दीजिए P प्लस क्यू का, और एक का भी स्क्वायर कर दीजिए। अब चलिए अगली पीढ़ी में देखते हैं कि क्या अगली पीढ़ी में भी दोनों साथ में जा रहे हैं कि इधर उधर चले गए। तो यहां पर फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर सारे बच्चे पढ़े होंगे, भूल गए होंगे तो बहुत गलत बात है। मुझे तक याद है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। होता है मेरे बच्चे p का स्क्वायर हो जाएगा पहले, दूसरा हो जाएगा q का स्क्वायर, और दूसरा हो जाता है तीसरा 2pq। ऐसे फॉर्मूला पढ़े हो ना? गुरुजी मैथ पढ़ाने लग गए, ऐसा मत कह देना। ये इतनी मैथमेटिक्स सबको पता होना चाहिए। 2pq, और एक का घात क्या होता है? एक की घात में अगर 2 है तो एक ही आंसर आएगा, अभी भी इक्विलिब्रियम में है। फिर कहेंगे इसमें क्या पता चल गया? कुछ बड़ा कुछ पता चला क्या? मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। नजर आएगा मुन्ना। P किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? प्रभावी जीन को, और ये प्रभावी जीन को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो P स्क्वायर का मतलब है कैपिटल A, और इसका मतलब ये होता है कि ये दिखा रहा है प्रभावी समयुग्मजी। ये प्रभावी समयुग्मज है। मान गए? ठीक है भाई, जैसे कैपिटल टी होता था। दूसरा आ गए क्यू स्क्वायर पे आ गए बॉस। क्यू स्क्वायर, क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? स्मॉल ए, अप्रभावी जीन को। तो क्यू का स्क्वायर का मतलब है स्मॉल ए, और इसका मतलब होता है कि ये लोग कौन है मेरे बच्चे? अप्रभावी समयुग्मजी हैं। अप्रभावी समयुग्मजी मतलब रिसेसिव होमोलोगस जीन कहलाएगा। अब बंधु ये 2pq क्या दिख रहा है? 2pq दिख रहा है। इसे हम pq किसको रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल ए स्मॉल ए को, और इसका मतलब होता है मेरे बच्चे विषम युग्मजी। हेट्रोजाइगस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये होमोजाइगस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये बात बहुत पूछी जाती है कि हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल पे विषम युग्मजी क्या होता है, PQ या 2pq? तुम कहोगे 2pq। ये बात फॉर्मूले को याद रखना, 2pq आता है विषम युग्मजी की मात्रा।
तो ये बन गए समयुग्मजी, 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 विषमयुग्मजी, कहानी यहां पर बन गई। और इनका यह कहना था कि जीन पूल में चाहे जो भी जीन हो पर उसकी आवृत्ति एट द एंड एक के बराबर ही होगी, एक ही होगा। मुझे अब इसकी घात में 3 का फॉर्मूला नहीं पता, मैं मैथ में थोड़ा कमजोर था, लेकिन अगर तुम वो भी लगाओगे तो भी आंसर 1 आएगा। अगर तुम 4 भी घात में लगाओगे तो भी आंसर 1 ही आएगा। इनका कहना था कि एट द एंड उसकी आवृत्ति 1 ही होती है। ठीक है, ये प्रभावी समयुग्मजी है, ये अप्रभावी समयुग्मजी है, और ये है विषम युग्मजी। मेरी बात समझ में आ गई बात? चलो, अब इसको ऐसे समझ नहीं आता, लगेगा यार क्या बकवास है यार, कुछ भी दिमाग में बैठ ही ना रहा मेरे, तो ये क्या बता दिए p का स्क्वायर q का स्क्वायर। गणित बनाते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, अब सवाल सुनना क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आप मुझे बताओगे कि यदि प्रभावी जीन की आवृत्ति, सारे बच्चे इस ध्यान को समझना, पूरी बायोलॉजी में 2 जगह न्यूमेरिकल्स आते हैं, 2 जगह न्यूमेरिकल्स आते हैं। एक तो आता है ये हार्डी-विनबर्ग साहब पे, और दूसरा आता है वो मेंडल साहब पे। और दोनों को लोग इसीलिए नहीं पढ़ना चाहते कि भैया बायोलॉजी में मैथ डाल कहे दिए जी, काहे डाले हो, दिक्कत होती है। तो प्रभावी जीन की आवृत्ति, ये सवाल मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, आप समझना। प्रभावी जीन की आवृत्ति 0.6 है, ये मान लेते हैं प्रभावी जीन की आवृत्ति 0.6 है। तो आप निकालिए, क्या क्या निकालना है, तो निकालना है, निकालिए क्या अरे क्या लिख दिया जी हमने, निकालिए। ठीक है, सो फाइंड आउट, डायरेक्टली पॉइंट ये लिख लेना कि फाइंड आउट करना है अपन को 4-5 चीजें। निकाल दिए, सब समझ में आ जाएगा। मुझे पहले बताना अप्रभावी जीन की आवृत्ति, मुझे सबसे पहले बताना अप्रभावी जीन की आवृत्ति। ये कैसे निकलेगी, बताओ 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 कैसे निकलेगी, ये बात हो गई। दूसरा चीज ये बताना प्रभावी समयुग्मजी की आवृत्ति। ये प्रश्न समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया। प्रभावी समयुग्मजी की आवृत्ति, इसको आवृत्ति निकालो। ठीक है भाई, इसको भी निकालेंगे, लिखते तो चलो, सब समझ में आएगा। उसके बाद बता देना विषम युग्मजी की आवृत्ति, विषम युग्मजी की आवृत्ति, इसको भी निकालना है। तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि जीन कैसे आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद आ जाता है अप्रभावी, इसके बाद पॉइंट आएगा अप्रभावी समयुग्मजी की आवृत्ति, अप्रभावी समयुग्मजी की आवृत्ति फाइंड आउट करना है मेरे लाल। चलो, तो जब तुमसे ये कह रहा है कि ऐसा ऐसा निकालना है, तो क्या क्या निकालना है, थोड़े से शब्दों में मैं आसान कर देता हूं कि दिया क्या है। दिया है तुम्हें प्रभावी जीन की आवृत्ति, मतलब क्या दिया है आपको पता है, P दिया है कि P 0.6 होता है। P कितना होता है, 0.6 होता है। अप्रभावी जीन की आवृत्ति में तुम्हें Q निकालना है, प्रभावी समयुग्मजी में तुम्हें निकालना है p² की वैल्यू, विषम युग्मजी में निकालना है 2pq की वैल्यू निकालनी है, और अप्रभावी समयुग्मजी में q² की वैल्यू पता लगती है। अब इतने अनपढ़ तो हम ना हैं, मैथ्स अभी पढ़ के आए 1-2 साल पहले, इतना तो पता है। चलो फाइंड आउट करते हैं, फटाफट फिल कर देते हैं। फॉर्मूला नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती है? होती है। फॉर्मूला लगा दें, लगा दो, p + q = 1। पहला फॉर्मूला, p कितना दिया जी, 0.6 दिया है। q क्या दिया है, नहीं दिया है, तो 1 ना दिया है ना जी, ठीक है दिया है। तो क्या करें, q = 1 - 0.6 मान ले। अरे मान ले कि ना मान ले जी, तो q का आंसर कितना आया, 0.4। पहला फाइंड आउट कर लिए, पहली परीक्षा पास। Q कितना आया जी, Q आया है 0.4। अब हमको बताओ, मतलब वही 0.6 मतलब 0.6 होता है। आप अब बताओ, है ना, दिमाग के थानेदारों, फटाफट मुझे ये बताओ कि अगर मैं दोनों की वैल्यू तुम्हें दे दूं, P की वैल्यू दे दिया, Q की वैल्यू दे दिया, सबकी दे दिया, निकाल नहीं सकते क्या? पूरा निकाल सकते हैं सर। बोलो आप, आदेश तो करो, हम निकालेंगे।
पी स्क्वायर का वैल्यू की है। अरे की है पी स्क्वायर का वैल्यू, तो पी स्क्वायर का वैल्यू होता क्या है, लिख देना 0.6 की घात में 2। लगाओगे? अरे लगाओगे कि नहीं लगाओगे? कितना होता है? पी स्क्वायर की वैल्यू होती है 0.36 का, ओ हाँ 0.36। आखिरी में चेक करा के दिखाएंगे। 6 की घात में अगर 2 हो तो 6 गुणित 6 36 होते हैं, ये भी बताना पड़ेगा। क्या आ गई ना बात? बढ़िया, बोलो हाँ। फिर दूसरी बात, 2pq की वैल्यू बताओ। तो भैया 2 तो हमको पता ही होता है कि 2 क्या है। P कितना दिया है? 0.6 है। Q कितना निकाले हैं जी? 0.4 निकाले हैं। बताइए, गुणा करिए 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 मेरे होनहार विद्यार्थियों। 6 से अगर 4 का गुणा करेंगे तो 24 आता है, सुना है कभी? और 2 से गुणा कर देंगे तो 48 है, सुना है कभी? अगर नहीं सुना है तो सुन लो, ये होगा 0.48। कितना आएगा? 0.48 आएगा। और क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? क्यू कितना दिया है? 0.4, घात में कर देना 2, तो 4 की घात कितनी होती है? 16.16। कहा ऐसा दिमाग खराब कर दिया आप तो हमारा। हट, क्या ही बता रहे हैं, कुछ समझ ना आ रहा है? थोड़ा दिमाग धैर्य रख के समझ में आता है मेरे बच्चे। इतना आसान नहीं है ये, इतना मुश्किल भी नहीं है ये। थोड़ा गणित पढ़ा रहे हैं, सुनो। बहुत गणित बताते हो तुम लोग भी हमारी क्लास में, सर ऐसा नहीं सर वैसा नहीं, तो हमारा गणित नहीं सुनोगे? सुनना पड़ेगा। क्या होगा? सुनना पड़ेगा। तो सुनो इसको, 0.16। फिर बोले कि क्या भरोसा सब कुछ सही है कि नहीं है, तो आइए हम तुमको इसको चेक भी करा देते हैं। आइए चेक कराते हैं। फार्मूला क्या था जी? पी स्क्वायर 2pq प्लस क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। था ना? नहीं था? p का वैल्यू कितना बताए? 0.36। 2pq का वैल्यू कितना बताए? 0.48। q का वैल्यू कितना बताए? 0.16। कितना होगा जी? अरे कितना होगा? अरे बोलिए, कितना होगा? एक आएगा कि नहीं आएगा? एक ही आएगा। गणित जोड़ लेना, हमको थोड़ा बहुत कम आता है, तुमको बढ़िया आता होगा। 0.36, 0.48, 0.16 इज इक्वल्स टू 1। हार्डे विनबर साहब, रॉक कर दिया आपने तो। बता दी कुछ गणित सी बातें, इतनी बड़ी बातें कि आधे बच्चों के दिमाग के ऊपर चल जाती हैं कि भैया ऐसा भी कुछ होता है क्या? बात थोड़ी गहरी है, बात थोड़ी गहरी है। समझने के लिए स्थायित्व चाहिए, समझने के लिए पेशेंस चाहिए कि भैया हमरे पास जो जीन ठहरा ना, वो कभी इधर का उधर, उधर का इधर, इधर का उधर चला जाता है। अब एग्जाम्पल बताते हैं। मान लो 2 ठो भाई हैं हमारे, ठीक है? एक बड़का वाला है और एक छोटका वाला है। 2 भाई हैं। अब ये 2 भाई जो है, अब मान लो कि घर में 10 जोड़ी कपड़ा है। छोटका का कपड़ा बड़का पहन लेता है और बड़का का कपड़ा छोटका पहन लेता है, दोनों पहन लेते हैं। अब जब ये दोनों पहन लेते हैं कपड़े, तो कभी छोटके का शर्ट बड़का पहन लिया, कभी बड़े का शर्ट छोटा पहन लिया, छोटे का पैंट बड़ा पहन लिया, बड़े का पैंट छोटा पहन लिया। कुल मिलाकर कितने कपड़े हैं? 10 कपड़े ही है ना। बात समझ में आई? तो यही कहानी है कि घर में जब जीन पूल में 10 ही जीन है, तो कभी कभी इधर का उधर, उधर का इधर, इधर का उधर हो सकता है, परिवर्तन आ सकता है, परंतु आवृत्ति कुल मिलाकर देखोगे तो एक ही होगा। आवृत्ति कुल मिलाकर कितनी होगी? एक ही होगी। कुल मिलाकर एक आंसर आएगा। समझ आ रही बात? चाहे इधर की चीज जाए उधर, चाहे उधर की जाए जीत। अप्रभावी और प्रभावी के अलावा कोई चौथा भी होता है क्या? नहीं होता है। यही बात बताई हार्डी विनबर साहब ने और कहा कि भैया इस दुनिया के जितने भी जीन्स हैं, उनमें जो बदलाव होता है, जो लक्षणों में बदलाव होता है, वो एक पैटर्न को फॉलो करता है और उस पैटर्न का नाम क्या है? साम्यावस्था। आई बात अगर समझ में, तो कमेंट सेक्शन पे एक बार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी कर दो और कमेंट सेक्शन पे बताना मुझे कि हां जी भैया जी, बूझे हैं हम, इस बात को जान लिए हैं, अब हम नहीं ना भूलेंगे इसको। कह दो हां, मान लो यार, कह दो हां। चलो कह दिए, ठीक बात है। आगे बढ़ते हैं। अब एक तो क्वेश्चन तुमसे पूछेंगे, तुम लोग मेरी क्लास जब खत्म हो जाएगी निकाल के मुझे आंसर निकाल के देना है, ठीक है? निकाल के आंसर एक तो देना है। बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करवाएंगे बाद में। अभी हमको बताओ क्वेश्चन के कुछ नई तरीके।
अब एक बात बताओ हमको कि अगर कहीं पर यह लिखा रहे कि जो प्रभावी जीन है, प्रभावी समयुग्मजी है, अब थोड़ा पैटर्न बदल रहा है, प्रभावी समयुग्मजी की आवृत्ति, अगर मान लो प्रभावी समयुग्मजी की जो आवृत्ति है वो आ जाती है हमारे पास 0.16 है, ठीक है, 0.16 है, तो आप मुझे बताओ विषम युग्मजी की आवृत्ति निकालो, विषम युग्मजी की आवृत्ति निकालो। बोर्ड में सवाल आएंगे, अगर नहीं पढ़े रहोगे तो सब प्राण फकफरी उड़ने लग जाएंगे पेपर में, तो इससे पहले तैयारी करो। तो विषम युग्मजी की आवृत्ति निकालिए। और आप तो ठहरे यार, सब एकदम दिमागदार लोग हो तुम लोग, बनाओ। कैसे निकालेंगे? प्रश्न अगर थोड़ा बदल गया तो सबसे पहले मैथमेटिक्स के हमारे गुरुजी आदरणीय खान सर एक थे, उन्होंने सिखाया था। मैथ्स हमको समझ में थोड़ी बहुत आ जाती थी जब तक हमको खान सर पढ़ाया करते थे। उसके बाद जब से वो छोड़े हैं तभी से हमारा मैथ्स का पूरा मन चला गया है। बहुत तगड़ा मैथ्स पढ़ाया करते थे। अलग बात है कि क्लास में बच्चों को कम समझ में आती थी, लेकिन अगर तुम दिमाग लगाकर पढ़ोगे खान सर की बात, तो वो कहते हैं ना ब्रिलियंट माइंड थे, वो बहुत तगड़ा पढ़ाते थे। तो यार वो गोल्ड मेडलिस्ट भी थे भोपाल से। बढ़िया, जब पढ़ाना शुरू किए तो कहे कि यार तुम पहले किया क्या करो मैथ में, हमको बड़ी परेशानी होती थी मैथ निकालने में। तो उन्होंने कहा कि चाहे मैथ्स हो चाहे फिजिक्स, पहले यह पता करो कि दिया क्या क्या है। जिस दिन तुम ये समझ गए कि प्रश्न में दिया क्या क्या है तो आंसर अपने आप निकल जाएगा। तो हम तुमको भी वही सलाह देते हैं। एक ही सलाह हमको मैथमेटिक्स में मालूम है कि जब कोई डेटा दिया हो, उस दिया का मतलब क्या है पहले इसको खोजो। तो प्रभावी युग्मजी जो समयुग्मजी है, प्रभावी समयुग्मजी है, उसके बारे में बताओ कि अगर हमारा प्रभावी जो समयुग्मजी है कि आवृत्ति 0.6 है, मतलब क्या दिया है। तो प्रभावी समयुग्मजी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पी का स्क्वायर, अरे हाँ ना, 0.16 है, आधा जान गए। निकालना क्या है? निकालना है हमको 2pq, pq मत निकाल देना, कहां निकालना है? 2pq। फॉर्मूला रटाए ना भी हम तुमको, 2pq हो गया, ठीक है भाई। अब p का स्क्वायर होता क्या है? तो जब हम p स्क्वायर निकालेंगे 0.16 है, तो हमको बताओ, यहां पे आओ, थोड़ा सा आओ, जरा करीब देखो। p स्क्वायर अगर 0.16 है तो कोई हमें बताएगा कि p स्क्वायर का अगर मैं इसका भी घात निकालना चाहूं तो 0.4 की घात आएगी कि नहीं आएगी? तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.4। गॉट माई पॉइंट? यस नो? जल्दी बोलो। हां जी, जान गए। तो जब तुमको p पता चला 0.4, तो पक्की बात है p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1, p होता है 0.4 मान लो, q फिर निकालना है, आंसर होगा यहां पर 1। तो q की वैल्यू 1 माइनस 0.4 मतलब कितना आया? तो q इज इक्वल्स टू आ गया का 0.6। आ गया? पलट दिए गेम को पूरा। पिछली बार इससे उसको निकाले थे, इस बार उससे इसको निकाल दिए हैं। और जब ये निकलेगा तो अंततः हम करेंगे क्या? लगाओ, पुट करो 2pq में। तो विषम युग्मजी कैसे निकलेगा? विषम युग्मजी कैसे निकलेगा बंधु? विषम युग्मजी निकलेगा 2pq के फॉर्मूले से। तो 2 इंटू कितना है pg? p है 0.4 और इंटू करो 0.6, कितना हुआ? अगेन उतना ही आया, 0.48। गॉट माई पॉइंट? से यस नो? और अब मुझे बच्चे मेरे बताएंगे समयुग्मजी। अब मेरे बच्चे कमेंट सेक्शन पे बताएंगे, जो मुझे रिकॉर्डेड देख रहे होंगे, समयुग्मजी अप्रभावी के बारे में, कि समयुग्मजी अप्रभावी की आवृत्ति कितनी है। कमेंट सेक्शन पे इंतजार करता हुआ आपका योगेश चंद्र शुक्ला कि तुम कब आओगे, ऐसा करता हुआ बैठा हुआ है। जवाब जरूर बताना। बताएंगे ना? भूल तो नहीं जाएंगे? नहीं ना, भूलना नहीं है, आपको ये जवाब देना है। ये आंसर बनता है हार्डी विनबर साहब का। अब आइए, एनसीईआरटी में ये दो वैज्ञानिकों ने क्या क्या बताओ हो और डिटेल में पढ़ना हो ना मेरे लाल, तो आओ कभी हवेली पे हमारे। और वो हवेली है कौन? क्रांति बैच, समझे? पहुंचो क्रांति बैच में, आ जाओ, डिटेल में पढ़ाएंगे, नोट्स देंगे, साथ में लिखाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे और ना जाने क्या क्या।
और ना जाने क्या क्या तुम्हें मिलेगा, तो हर चीज मिलेगी तुम्हें वहां पर, आप आओ तो सही, पूरा स्वागत किया जाएगा, एकदम जबरदस्त वाला। आओ पढ़ते हैं हार्डी विनबर की अगली कहानी, कि हार्डी विनबर साहब ने कहा कि एक जीव संख्या में, एक जो जीव संख्या होते हैं उसमें एलील का मतलब होता है युग्म विकल्पी, और मतलब मैंने जैसे बताया था कि या तो कैपिटल है या तो स्मॉल है, यही दोनों एलील्स हैं। इनकी आवृत्ति और उनका लोकस यानी जहां पर वो रहते हैं सुस्थिर होते हैं, उनका स्थान फिक्स है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर जाते रहते हैं। इनका कहना था कि अगर बबुआ के पहले क्रोमोसोम में ऐसा है तो इससे जो बच्चा पैदा होगा वो भी वहीं ना रहेगा जी, जीन वहीं पे ना होगा, तो उसका लोकेशन पहली पीढ़ी में भी वैसा ही है और दूसरी पीढ़ी में भी वैसा ही है। कहने का मतलब अगर यहां पर कोई क्रोमोसोम है, इधर पे कोई क्रोमोसोम है, कैपिटल ए स्मॉल ए, अब इससे स्पर्म बना तो स्पर्म में भी तो ये यहीं पर होगा और ओवा में भी तो ये यहीं पर होगा कि कहीं और होगा? नहीं होगा। इन्होंने कहा कि जीन कोश में, जीन कुल में, ठीक है, क्या कहेंगे, जीन कोश, व्हाट इज जीन कोश? किसी जीव के कुल जीन, ठीक है, कुछ कुल जीव संख्या में जीन जितने भी हैं, कुल जीव संख्या में, पूरे जीवों की संख्या में जितना भी जीन है वो जीन कोश कहलाता है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये तो नोट्स बता रहा हूं मैं। जीन या उसके युग्म विकल्पी, जितना भी जीन होगा जीव संख्या का, जितना भी युग्म विकल्पी होगा सब जीन कोश कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन कोश। पूछा जाएगा व्हाट इज जीन कोश, व्हाट इज जीन पूल, तो बताना भैया किसी एक जीव संख्या में जितने भी जीन हैं, जितने भी युग्म विकल्पी हैं, जीन कोश कहलाएंगे। सदा अपरिवर्तनीय रहते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं होता। हां, उनकी ऐसे आनुवांशिक संतुलन कहते हैं, इसे हम कहेंगे जेनेटिकल इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम अवस्था पे है, वो फिक्स है कि वो ऐसा रहते हैं। और इन सभी की जो आवृत्तियां होती हैं, जितना भी आवृत्ति होगा वो एक होगा, मतलब कुल मिला के एक ही रहेगा। अब इसको समझने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर जाते हैं। हार्डी विनबर साहब होशियार थे, जानते थे कि कहीं ना कहीं कोई गलत साबित कर दिया तो, कोई गलत साबित कर दिया तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो इन्होंने कहा देखो यार, हमारा जो नियम है ना वो बहुत सही नियम है, लेकिन तुम्हें कोई 4-5 प्रभावित करने वाले कारकों को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इनका ध्यान रख दिया तो आवृत्ति एकदम फिक्स है। अब बोले ये क्या है? ये भी बहुत जबरदस्त पार्ट है, इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना, कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, सिंपल है, 2 मिनट में समझ में आ जाता है कि है क्या ये। हार्डी विनबर साहब ने कहा कि भैया मैं जो बोल रहा हूं वो ठीक है, वो ठीक है। हार्डी विनबर साहब ने कहा कि मैं जो कह रहा हूं वो ठीक है, एकदम सही बात कह दी मैंने, बिल्कुल गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन इसको प्रभावित करने वाले कारक ये वैसे ही है कि मैं टॉप मारूंगा लेकिन भारत के सारे टीचर्स मुझे पढ़ाएंगे तब। अभी कोई बात होता है? या मुझे आसमान से आइंस्टाइन उतार के आएंगे, बोलेंगे नहीं मैं पढ़ाऊंगा तभी? ऐसा नहीं। तो यहां पर कहानी कुछ ट्विस्ट की और हार्डी विनबर साहब ने कहा कि भैया देखो मेरा नियम एकदम सटीक है, पर कुछ घटनाएं हैं, वो घटनाएं मेरे नियम को प्रभावित करती हैं, और वो घटनाएं ये हैं जीन पलायन और जीन प्रवाह। आप कहोगे ये क्या है? कठिन सी बातें हैं, आसान भाषा में बताऊंगा। दूसरा आनुवांशिक विचलन, ये क्या बात है, इसको भी डिटेल में करेंगे। उत्परिवर्तन, ये एक बात हो गई। आनुवांशिक पुनर्योगज, ठीक है, मतलब रिकॉम्बिनेशन जिसे अपन कहते हैं ये, और सबसे आखिरी में प्राकृतिक वर्णवाद मतलब नेचुरल सिलेक्शन। ये सारी चीजें डिसाइड करेंगी कि भैया ये हार्डी विनबर साहब की कहानी होगी कि नहीं होगी। एक एक करके समझते हैं, सुनना मेरी बात को। पहला चीज जानने की कोशिश करते हैं जीन फ्लो को। व्हाट इज जीन पलायन, जीन फ्लो? तो आपको 2 चीजें होती हैं, पहला नाम यहां पर आ जाएगा जीन पलायन और जीन फ्लो, ये 2 चीजें। पहला चीज मैं आपको बताता हूं, जीन पलायन ये क्या चीज होती है, लिखने से ज्यादा समझना बहुत जरूरी है। सपोज करिए कि किसी एक क्षेत्र में रहने वाले जीव किसी भी कारण से अलग हो जाएं। जस्ट एग्जांपल के लिए कि ये जो है एक हमिंग बर्ड है जो नीले कलर के पॉपुलेशन में रहती है, अचानक से उड़ के किसी और जगह पे चली जाए, ये वहां की पॉपुलेशन में एंटर कर जाए,
तो ये अपना भी पॉपुलेशन में चेंज लाई और वहां पर भी लेकर आ गई। जीन पलायन का मतलब यह है कि अगर लगातार आप अगर मान लेते हैं कि कोई कारण से कोई जीन एक इंसान किसी दूसरी जगह पे चला गया, अब जब उधर चला गया तो वहां जाके जनन भी करेगा, तो उसके जीन में थोड़े बहुत बदलाव आते हैं, यह है जीन पलायन। तो जीन का पलायन का मतलब होता है किसी कारणवश, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या होता है, किसी कारण से या फिर ऐवी घूमने फिरने जाने के कारण से होता है, किसी कारण यदि जीवों का पलायन मतलब जीवों का जाना किसी अन्य क्षेत्र में होता है, किसी अन्य क्षेत्र में होता है, कोई अन्य क्षेत्र है वहां पर होता है, तो ये जीवों के जो जीन होते हैं उस मतलब क्या बोलना चाहिए, जनसंख्या पर, उस जनसंख्या एवं स्वयं की जनसंख्या के जीनों में बदलाव लाते हैं, के जीन में बदलाव लाता है। जस्ट एग्जांपल के लिए मैं तुम्हें बताता हूं, बदलाव लाता है कि एक क्षेत्र में मान लो 100 कुत्ते रह रहे, अचानक से भूकंप आया और उसमें से आधे से ज्यादा चले गए जंगल की तरफ और आधे आ गए शहर की तरफ। जो शहर में आएंगे वो पालतू कुत्ते बन जाएंगे, उनके लक्षण, हाव भाव, शरीर संरचना सब पालतू की तरह होगी, और जो जंगल चले जाएंगे वो जंगली भेड़ियों की तरह बनने लग जाएंगे। बात समझ में आई ना? तो इन्होंने कहा कि जब किसी क्षेत्र में जो जनसंख्या है अगर वो लगातार किसी कारण से किसी दूसरे क्षेत्र में प्रवास करती है तो उस जीन में दोनों में बदलाव आता है, ये जीन पलायन कहता है। ये देखो, ये बर्ड है, ये यहां से उठकर यहां पे चली गई, तो ये यहां पर चली गई, तो इसमें जाने के बाद इनके जीन में भी बदलाव आएगा, ठीक है, ये भी बदलाव वहां पर लाएगी, इसके ब्लू की वजह से रेड में भी बदलाव आएगा, ये जीन पलायन है। फिर कहा जाएगा कि जीन फ्लो क्या होता है। जीन पलायन समझ गए, दूसरी बात आएगी जीन का फ्लो, जीन प्रवाह। अब ये क्या चीज है, इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि बार बार होने वाला पलायन, अगर कोई पलायन बार बार हो रहा है, पलायन जीन प्रवाह कहलाता है, जीन प्रवाह कहलाता है। तो आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज जीन फ्लो, बोलना अगर यही घटना बार बार हो रही है तो वो जीन फ्लो कहला जाएगा, वो जीन प्रवाह है। बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी चीज इसमें नहीं। इसके दो तरीके हमने बहुत नाम से सुने होंगे। एक और कहानी आती है जीन ड्रिफ्ट, आनुवांशिक विचलन। अब ये एक नई कहानी, जीन विचलन, ये एक नई कहानी, ये भी वैसा ही है, आनुवांशिक विचलन। यदि जीन का पलायन मान लेते हैं, जीन का बदलाव पलायन संयोगवश हो जाए। कैसा हो जाए बेटा? संयोगवश। डेली हो रहा है तो ठीक है, संयोगवश होता है तो उसे जेनेटिकल ड्रिफ्ट कहते हैं, तो उसे आनुवांशिक विचलन कहते हैं। बस एक लाइन है जिसपे तुम अंतर है, आनुवांशिक विचलन कहते हैं, ये है आनुवांशिक विचलन। तो आपसे पूछा जाए कि भैया जीन पलायन, जीन फ्लो और आनुवांशिक विचलन में फर्क क्या है, तो आप ये बताना, धीरे धीरे अचानक से कोई जाता गया, थोड़ा बदलाव आया, वो जीन पलायन है, पहली बार गया तो। जैसे मान ले क्या होता है ना कि भैया अगर मान लो हमरे बिहार के अररिया से कोनो आदमी चला गया, मान लो ऑस्ट्रेलिया रहने लग गया, वहां जाके शादी ब्याह रचा लिया, वहां जाके कोनो गोरी मेम साहब से शादी ब्याह रचा लिया, तो धीरे धीरे अब यहाँ अररिया खून वहां ऑस्ट्रेलिया में बह रहा है, ऑस्ट्रेलिया खून जो है बाद में अगर वो बच्चा इधर आएगा तो इधर बहेगा। पलायन हुआ कि नहीं हुआ? यही है जीन पलायन, कि भैया जब आप यहां से जाएंगे आपका क्षेत्र भी बदलेगा, वहां से एक जीन तो चला गया ना, और वहां का जीन भी बदलेगा, जीन पलायन कहलाएगा। अब अगर यही बार बार होता है
तो जीन फ्लो कहला जाएगा। अब संयोगवश हुआ कि मान लो भूकंप आ गया, कुछ कारण से ऐसा हो गया, तो ये जीन फ्लो जीन विचलन कहलाता है, आनुवांशिक विचलन। गॉट माय पॉइंट से यस नो? याद होना चाहिए, संयोगवश हुआ तो जीन विचलन है, धीरे धीरे करके हुआ, प्राकृतिक तरीके से हुआ, जीन पलायन है। इससे संबंधित दो प्रभाव बहुत पूछे जाते हैं। एक प्रभाव का नाम है मेरे बच्चे फाउंडर प्रभाव, फाउंडर साइंटिस्ट का नाम था फाउंडर प्रभाव, और दूसरे साइंटिस्ट का नाम था बॉटलनेक, बॉटलनेक प्रभाव। अब ये दोनों क्या है, बड़ा अजीब सा नाम दिख रहा है यार। तो किसी ने कहा कि फाउंडर प्रभाव का मतलब ये है कि जस्ट एग्जांपल मान लो ये पृथ्वी है या कोई क्षेत्र है, यहां पे 10 प्रकार के मेढक रह रहे हैं, कोई भूरा है, कोई हरा है, कोई नीला है, कोई लाल है, जैसा भी है। अचानक से इनमें से नीले लाल वाले अचानक से गायब हो गए। अब जब गायब हो गए तो बचे कौन से, ज्यादा हरा और कम हरा वाला, पीला वाला गायब हुआ ना, कुछ भी कारण से गायब हुआ, भूकंप आया, तूफान आया, सुनामी आया, जो भी आया, ये फाउंडर प्रभाव है। चेंज आया ना, फाउंडर प्रभाव है। ये है इनमें से 2 प्रकार के रहते थे, इन्हीं में से लाल कहीं और चला गया, उधर जाके रहने लग गया, फाउंडर प्रभाव। फिर दूसरा आता है बॉटलनेक प्रभाव। अब ये क्या है बॉस? सो बॉटलनेक के बारे में कहा जाता है, बॉटलनेक करने का मतलब होता है प्राकृतिक आपदा। बॉटलनेक का असली मतलब ये होता है प्राकृतिक आपदा के कारण विचलन। तो अगर प्राकृतिक आपदा के कारण विचलन होगा तो हम इस विचलन को बॉटलनेक प्रभाव कहते हैं। बॉटलनेक प्रभाव कहा जाएगा कि ये बॉटलनेक इफेक्ट है। और अगर वो अपने आप नॉर्मल तरीके से कुछ और तरीके से हुआ है ना, उसे अपन कहेंगे फाउंडर प्रभाव। कोई रीजन से हो गया तो फाउंडर प्रभाव है। ठीक है भाई, मान गए। फिर तीसरी कहानी आती है म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब होता है उत्परिवर्तन। तो ये सारे लोग ना प्रभावित करते थे हार्डी-विनबर साहब को। उत्परिवर्तन की कहानी आई तो लोगों ने कहा कि भैया अगर तुम जीन को काट पीट दोगे, जीन को ही बदलाव कर दोगे, चेंज कर दोगे, तो यार हार्डी-विनबर साहब तो प्रभावित होंगे ही होंगे। उनका कहना था कि जीन जितना है उतना ही रहेगा, पर अगर तुम जीन को काट पीट दोगे, उत्परिवर्तन मतलब क्या होता है? उत्परिवर्तन का मतलब सडन चेंज इन डीएनए, डीएनए में होने वाला बदलाव, जीन में होने वाले बदलाव, होने वाले मतलब अकस्मात तुरंत चेंज होता, अकस्मात परिवर्तन, सडन चेंज इन डीएनए, डीएनए में बदल गया, और फिर ये पॉइंट म्यूटेशन, ये सब तो तुमने पढ़ा ही है, ये उत्परिवर्तन कहलाता है। फिर कहानी आई रिकॉम्बिनेशन की। रिकॉम्बिनेशन का मतलब आप जानते हैं, पुनर्योजन। जीन आपस में मिक्स हो गए, बदलाव हो गया, एबीसी था बी सी उधर चला गया, उधर का सी इधर आ गया। ये जो चेंज है वो है उत्परिवर्तनवाद, और क्या बोलते हैं इसे, पुनर्योजन। और किसी भी जीन को इधर से उधर लेकर चले जाओगे तो भी इसका प्रभाव आपके जीन पर पड़ने वाला है, आपके हार्डी-विनबर साहब के एक्सपेरिमेंट पे पड़ने वाला है। एंड लास्ट पॉइंट आएगा प्राकृतिक चयन, जिसे अब हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे कि प्राकृतिक चयन क्या होता है। मुझे उम्मीद है बेटा आप ये वीडियो दोबारा देखना, एनसीईआरटी को साथ में रख के देखना, आपको ये चीजें बहुत वृहद समझ में आएगी, क्योंकि एनसीईआरटी को लिखने वाले किसी महान आदमी ने बहुत ज्यादा गूढ़ता ऐसा इधर से उधर घुमा दिया है। मैंने पढ़ाते समय इसे शॉर्ट वे में, कम शब्दों में आपको आसान बनाने की कोशिश की है कि एटलीस्ट चीजें समझ में आ जाए। जब समझ में आ जाएगी तो पढ़ना हो जाएगा आसान, और इसीलिए तो डाउटनट का काम है, इसीलिए हमने कहा है डाउटनट पढ़ना हुआ आसान। सो कमेंट बॉक्स में लिंक है, उस लिंक को फिल कर देना। अगर आपको इसे और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, एकदम 1 by 1 नोट्स बनाकर पढ़ना है, तो क्रांति बैच में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ध्यान रखें, लव यू ऑल गाइस।